आई वाज शॉक्ड कि 12th क्लास की लड़की को पढ़ाई छोड़ के और अभी वो इन सब चीज़ों में है। तो मैंने नंबर माँगा, उन्होंने शेयर किया मुझसे। मैंने इंस्टेंटली उनको कॉल किया एंड वो लिटरली शी वाज क्राइंग, बहुत ज़्यादा रो रही थी एंड वो उस दिन पूरी प्रिपेयर्ड थी। वो सुसाइड कमिट करने जा रही थी। प्लांट, आपका प्रेशर, लेटर्स के बीच में गैप, 2 वर्ड्स के बीच में गैप, और आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो स्ट्रेट जा रहा है, हल्का अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, कैसे लिख रहे हैं आप? मेंटल हेल्थ में क्या मिथ होता है लोगों का? हर मुस्कुराता चेहरा टेंशन फ्री नहीं होता और उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशियाँ हैं, ऐसा नहीं होता। ये लोग ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। आपकी आत्मा, आपकी रूह अंदर से आपसे ही खुश नहीं है, क्योंकि आपने वो गंदगी को अब तक जमा करके रखा है और अंदर बदबू आ रही है, आपको पता है। लोगों को नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको पता है कि वो स्टिंग कर रही है। अब इसे डिस्कार्ड करना है, निकालना है सारी नेगेटिविटी को, लेकिन आप काम नहीं कर रहे। अगर आप किसी नेगेटिव स्टेट में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, कहीं पे भी आप स्ट्रक हैं, तो काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित प्रासर। आज के इस पॉडकास्ट की गेस्ट है प्रियंका मैम। ये एक हैंड राइटिंग एनालिस्ट है, साथ ही साथ ये मेंटल हेल्थ काउंसलर है और ये योगा एंड फिटनेस कोच भी है। ये एक हीलर भी है। इनसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे फिटनेस के बारे में, साथ ही साथ हीलिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हैंड राइटिंग एनालिस्ट के बारे में मैं भी ज़्यादा सुना नहीं, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। मुझे भी बहुत न्यू टॉपिक है, तो बहुत मजा आएगा ये पॉडकास्ट करने में। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो हाँ जी मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया। कैसे आए आप? आपको आने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत आराम से, बाई कैब। बाय कैब? हुँ। तो ये पॉडकास्ट का कैसे आइडिया आया कि पॉडकास्ट करना चाहिए वगैरह? पॉडकास्ट का आइडिया मेरा था एक्चुअली, हुँ, और मुझे लगा कि ये करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एक्चुअली मैं अवेयरनेस लाना चाहती थी लोगों को के माइंड में रिगार्डिंग हैंड राइटिंग, हुँ, कि थ्रू हैंड राइटिंग हम काफ़ी सारी चीज़ें एक पर्सन के बारे में जान सकते हैं। हुँ, तो आज के टाइम में जो मैं देखती हूँ, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। लोग हीलिंग के अलग-अलग जो मोडालिटीज़ है उसको जानते हैं, लेकिन थ्रू हैंडराइटिंग भी हम चीज़ें कर सकते हैं, ये अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने सोचा पॉडकास्ट करना चाहिए। हुँ। क्या होता है मैम हैंड राइटिंग वगैरह? कैसे इस फील्ड में आए? शुरू से शुरू करते हैं ना कि कैसे आपका जर्नी वगैरह स्टार्ट हुआ? हुँ, इनिशियली तो मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन से हूँ, हुँ, और टीचिंग में मुझे मैंने 8-9 इयर्स लगाए, और कोविड के टाइम में मैंने ये हैंडराइटिंग एनालिस्ट का कोर्स किया। हुँ। तब तक माइंड में नहीं था कि इसे प्रोफ़ेशनली लेके जाना। कहाँ पे मैम टीचिंग वगैरह करते थे आप? टीचिंग मैंने छत्तीसगढ़ भिलाई में हुँ, की है, डीएवी स्कूल में। हुँ। जामुल में एक स्कूल है डीएवी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ पे मैंने टीचिंग की। 8 टू 9 इयर्स मैंने वहाँ पढ़ाया। फिर अच्छा, ये कब की बात है? ये 2008 टू 2015। ओके, फिर उसके बाद? कोविड के टाइम पे फिर घर बैठे-बैठे जैसे सबके साथ हो रहा था, और हुँ, मुझ मेरे अंदर है नई-नई स्किल्स, मैं देखती रहती हूँ। तो ये हैंडराइटिंग एनालिस्ट का एक कोर्स आया। हुँ, तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आई कि मुझे भी ये जानना चाहिए कि कैसे। फर्स्ट रिएक्शन जो मेरा था हुँ, वो यही था कि कैसे हैंडराइटिंग से ये पॉसिबल है। हुँ, तो मैंने पहले फ्री वेबिनार अटेंड किया, फिर मुझे अंदर से हुआ कि नहीं, इसमें है चीज़ें, हुँ, ये फैक्ट है। फिर मैं उसमें एनरोल किया, मैंने ये कोर्स पूरा लर्न किया, हुँ। और फिर मैंने सोचा कि इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन लेके चलना चाहिए। ओके, अगर कोई नए व्यूअर देख रहे हैं, उनको नहीं पता है कि हैंड राइटिंग क्या होता है, तो आप कैसे उनको एक्सप्लेन करोगे? जब हम लिखते हैं तो हुँ, सबका लिखने का तरीका अलग-अलग होता है। हुँ, किसी सबका पेन पकड़ने का अलग-अलग तरीका होता है। कोई 2 फिंगर्स यूज़ करेगा, कोई हुँ, 3 फिंगर्स यूज़ करेगा, अलग-अलग वे में पेन होल्ड करते हैं। हुँ, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के लिखता है, कोई लाइट प्रेशर्स के साथ लिखता है, और हुँ, किसी का मीडियम प्रेशर होता है। हुँ, किसी हुँ, के स्लांट जो होते हैं लेटर फॉर्मेशन के, वो टुवर्ड्स राइट होते हैं, किसी के लेफ्ट होते हैं, किसी के सेंटर में होते हैं। हुँ, किसी के लेटर्स छोटे लिखते हैं कई लोग, कोई हुँ, मिडिल साइज़ के लिखते हैं, कोई बड़े लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, स्लांट, आपका प्रेशर, लेटर्स के बीच में गैप, हुँ, 2 वर्ड्स के बीच में गैप, और आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो स्ट्रेट जा रहा है, हल्का अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, कैसे लिख रहे हैं आप? ये हुँ, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर हुँ, हम पता लगाते हैं इंसान का मेंटल स्टेट क्या है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, उसका रिलेशनशिप्स कैसा चल रहा है लोगों के साथ, और वो किस तरीके के स्ट्रेस में जा रहा है। अगर हुँ, स्ट्रेस है उसको, तो किस तरीके का स्ट्रेस है, वो कोप अप कर पा रहा है कि नहीं, वो ग्रुप में लोगों के साथ हुँ। अच्छे से काम कर पा रहा है कि नहीं। ऐसे एन नंबर्स ऑफ थिंग्स हैं जो हम राइटिंग के थ्रू देख पाते हैं। ओके,
तो ये आपके माइंड में आइडिया कैसे आया कि मुझे इसी फील्ड में ही जाना है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। एक्चुअली क्या हुआ, ये एक इंसिडेंट हुआ था मेरे हुँ, साथ। इंस्टाग्राम में मैं एज़ अ कंटेंट क्रिएटर मैं हुँ, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ें मैं पोस्ट करती रहती हूँ। हुँ, वो मेरे पेज पे और हैंडराइटिंग से रिलेटेड भी पेज पे मेरे पास एक मैसेज आता है और उस पे मैसेज लिखने के बाद मेरा नंबर पूछा जाता है। तो मुझे पता नहीं एक अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि नंबर मुझे नहीं शेयर करना चाहिए हुँ, इवन दो शी वाज़ अ गर्ल। हुँ, तो मैंने बोला आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए और किसके रिगार्डिंग बात करनी है? तो उन्होंने बोला कि राइटिंग के रिगार्डिंग मुझे बात करनी है एंड इससे क्या मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊँगी, हुँ, मेरी हुँ, रिलेशनशिप मेरे पार्टनर के साथ अच्छी हो जाएगी। हुँ, तब मैंने उनसे डिटेल लेना शुरू किया, आप क्या करती हैं? क्या एज है? उन्होंने बोला आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। तो आई वाज़ शॉक्ड कि 12th क्लास की लड़की को पढ़ाई छोड़ के और अभी वो इन सब चीज़ों में है। तो मैंने नंबर माँगा, उन्होंने शेयर किया मुझसे। हुँ, मैंने इंस्टेंटली उनको कॉल किया हुँ, एंड वो लिटरली शी वाज़ क्राइंग, बहुत ज़्यादा रो रही थी एंड वो उस दिन शी वाज़ पूरी प्रिपेयर्ड थी। वो हुँ, सुसाइड कमिट करने जा रही थी। हुँ, मैंने रीज़न पूछा तो उन्होंने बताया कि शी वाज़ इन अ रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा लॉयल, कमिटेड सब कुछ था। उस लड़के ने किसी और के लिए उनको डिच कर दिया। हुँ, मैंने उनसे करीब 2 घंटे से ऊपर ही हमारी बातचीत हुई। बहुत काउंसल किया, समझाया, सब कुछ समझाया कि ये हुँ, फ़ेज़ आपकी लाइफ़ का सबसे इम्पोर्टेंट है और अभी आप सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। एक टाइम निकलने के बाद ये चीज़ों पे आपका फ़ोकस ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट ख़राब होता है या आपको कुछ होता है, आप पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करोगे कि वो टाइम अगर मैं स्टडीज़ पे फ़ोकस कर लेती। फिर हुँ, मैंने उनका सैंपल माँगा, समझाया। आज भी वो लड़की हुँ, मतलब वो नॉर्मल हो गई, उन्होंने सब किया। आज हुँ, भी वो मुझे मैसेज करती हैं। हुँ, जब भी वो जो भी माइंड में आता होगा वो हुँ, एक थैंक यू आता है मेरे पास और मुझे उस दिन लगा कि ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे हुँ, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है। हुँ, उस दिन मैं चाहती तो मैं नहीं जानती उनको, ना वो मेरी प्रोफाइल पे, मेरी फीड पे नहीं आ रही थी, खुद से उनका मैसेज आया और मैं चाहती तो उसको मैसेज नहीं करती, रिवर्ट बैक नहीं करती बात, मुझे क्या हुँ, मतलब? हुँ, हुँ, 2 घंटे हमने बात की, लेकिन जब आज मैं फ़ील उनका मैसेज आता है और जो मेरे को इनर पीस मिलता है, एक सैटिस्फैक्शन बोलते हैं ना रूह को एक सुकून, हुँ, वो मिलता है मुझे कि हाँ, मैं किसी ना किसी तरीके से उनको हेल्प कर पाई। तो मुझे लगा कि ये एक इंसिडेंट था, ऐसे अनगिनत लोग होंगे दुनिया में, जो सोचते होंगे कि कोई सुने या कोई सॉल्यूशन निकले मेरी चीज़ों का। तो मैंने बोला इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन लेके चलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग। मैम ये मुझे आप बताओ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। हुँ। आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम आता है, उसको कैसे सॉल्व करते हो? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुँ, हर जो हुँ, हीलर है, हुँ, काउंसलर है, वो हुँ, भी इंसान ही है। हुँ, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हुँ, लेकिन उनको पता है क्योंकि उनको अवेयरनेस है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये नेगेटिव चीज़ें हैं। उनको ये उसको वो एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के साथ-साथ उस पे काम करते हैं। उनको छिपाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग क्या सोसाइटी को लेके जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उन हुँ, पे इतना प्रेशर हो जाता है पेरेंट्स का कि आपको टॉप करना है या इतना परसेंटेज लाना ही है। अगर हुँ, स्कूल कॉलेज पास आउट है तो जॉब का प्रेशर और हुँ, पेरेंट्स के साइड से भी प्रेशर। तो वो इतना अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं या एक स्टेट ऑफ फियर में आ जाते हैं कि अगर जॉब नहीं लगी, अगर मैं हुँ, इतना परसेंटेज नहीं लाया या नहीं लाई, मैं हुँ, फेस कैसे करूंगा पेरेंट्स को, मैं घर कैसे जाऊंगी। हुँ, तो वो स्टेट ऑफ फियर में आने के बाद उनको कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स वो प्रेशर बना रहे होते हैं। हुँ, सोसाइटी से उनको होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर। हुँ, सोसाइटी में हमारे रिलेटिव्स, नेबर्स ये सारे लोग प्रेशर, अरे आपके बच्चे ने क्या किया, कहाँ गया, कहाँ नहीं, वो हुँ, कंपैरिजन चलता रहता है। हुँ, तो हम जो हीलर्स हैं या काउंसलर्स हैं, हमको वो एक्सेप्टेंस है अपने लिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको हमें इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। हम हुँ, वो एक्सेप्ट करके चल रहे हैं और हमारा ये नहीं है कि हमें सुनना है, हमें पता है कि हम नोट डाउन करेंगे। जैसे मैं अपनी बात करूँ, हुँ, मैं हैंडराइटिंग एनालिस्ट हूँ, मुझे पता है हुँ, मेरी 90% चीज़ें, मेरी डायरी हर महीने चेंज होती है, वो भर जाती है। मैं इतना हुँ, लिखती हूँ। हुँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे कोई सुनने वाला चाहिए।
तो ये अवेयरनेस नहीं है, प्रॉब्लम सबके पास है, बस वो अलग अलग तरीके से आप अपने जो स्टोर्ड इमोशन है, नेगेटिव फीलिंग्स है, वो निकाल सकते हैं। मेरा तरीका है डायरी में लिखना, किसी का म्यूजिक होता है, कोई डांस करके निकालता है, लेकिन आपको सही गाइडेंस की जरूरत होती है। आपको अगर वो सही गाइडेंस मिले और आपको एक स्पेस मिले जो सेफ हो। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे पास आते हैं और अंदर से आपको ये फीलिंग है कि मैं सेफ हूँ, इनसे मैं शेयर कर रहा हूँ, वो चीजें बिल्कुल यहीं रहेंगी। जैसे उन लड़की को थी, वो सेफ फील करी तभी मुझसे शेयर कर पाई। तो ये फीलिंग जब आती है तो तो इंसान ओपन होता है, और ओपन होगा तो आपके अंदर के स्टोर्ड नेगेटिव चीजें फ्री होती जाएंगी, आप लाइट फील करोगे। और एक स्पेस जब नेगेटिव चीजों से खाली कर रहे हैं हम, तो अंदर स्पेस बन रहा है नई चीजों के लिए, जगह बन रही है। नेगेटिव चीज हम लेके नहीं चल रहे, तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम उन्हें बाहर निकाल देते हैं, उन्हें स्टोर करके नहीं रखते, तो नई चीजों के लिए जगह अपने आप बन जाती है। अगर कोई कॉर्पोरेट वगैरह में जॉब वगैरह भी कर रहा होता है ना, तो हर दूसरे तीसरे दिन वो फ्रस्ट्रेट होता है। बिल्कुल। फिर उस समय उसको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसे हर 2-3 दिन पे उसके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस चीज को वो कैसे फेस करे? उसके लिए भी आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। जैसे आप ये हैंडराइटिंग वाला कोर्स लेते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप 3 दिन आपने प्रैक्टिस की, चौथे दिन आपने छोड़ दिया कि मुझे नॉर्मल फील हो रहा है। कोई भी चीज, जैसे आप, हमारी बॉडी है, हमें भूख लग रही है, हेल्दी डाइट ले रहे हैं हम, तो हम हेल्दी रहेंगे। जिम जाना हम रेगुलर कंसिस्टेंटली करेंगे तो वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट दिखेगा। आपने 1 मंथ जिम रेगुलर किया, नेक्स्ट मंथ से आपने फिर वो जंक फूड खाना शुरू किया, आपने छोड़ दिया, आपने बोला नहीं अब तो 1 महीना हो गया, क्या आपको वही बॉडी, आपकी फिजिक नहीं। रहेगी? नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। सेम चीज इसमें भी है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप जिम जा रहे हैं, या आपने ये कोई भी हीलिंग का कोर्स लिया है, आपको कंसिस्टेंटली उस पर फोकस रखना है, आपको एक टाइम रखना है। क्यों हम बोलते हैं 21 डेज या एक फिक्स टाइम रखने को? क्योंकि वो फिक्स टाइम आपका एक सेक्रेट टाइम बन जाता है और माइंड उस तरीके से प्रोग्राम होना शुरू करता है। तो कॉर्पोरेट में हो या किसी भी आप फील्ड में हो, स्ट्रेस हर जगह है। कोई भी ऐसा बंदा मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे है जिसको स्ट्रेस नहीं है। स्टूडेंट है, उनको पढ़ाई का स्ट्रेस, पेरेंट्स है, उनको बच्चों का स्ट्रेस, फादर है, उनको अर्निंग का स्ट्रेस, स्ट्रेस सब जगह है। बस आपको हैंडल करना आना चाहिए। और आप अगर अपने लाइफस्टाइल में कंसिस्टेंट हैं, जैसे मेरी लाइफस्टाइल है, मुझे 4:30 उठना है, मुझे योगा करना है तो करना है, मुझे अपना जो मैं स्पिरिचुअल उसमें हूँ, मुझे पूजा करनी है, वो एक फिक्स टाइम है, वो इधर से उधर नहीं होगा। तो जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं ना, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड उसको बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है, और फिर उससे चीजें अपने आप, अगर ऐसा नहीं आपकी प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी आप ये कोर्स लेंगे तो, प्रॉब्लम रहेगी, पर आपको डील करना आ जाएगा। हम ये जो कंसिस्टेंसी का आप बात बता रहे हो ना, ये मेन यही नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। मतलब हम लोग भी डेली लाइफ में देखते हैं, जिम स्टार्ट करते हैं, 2-3 महीना किया, फिर उसको बंद कर दिया, फिर उसके बाद प्रॉब्लम लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। सेम इस फील्ड में भी है, किसी भी फील्ड में वो कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कंसिस्टेंसी के लिए देखिए, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आप ही हैं। आपको सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। आप अपने आप को एकदम मीडियोकर बना के रखना चाहते हैं कि ये नॉर्मल लाइफ मेरी, मैं 7 to 9 जॉब करूं, आऊं, खाना खाऊं, सो जाऊं, सिर्फ इतना है मेरे को, ये बेसिक मेरी जो सैलरी आ रही है इतना ही मुझे चाहिए, तो आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, आप अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं और वही एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए या फ्यूचर के लिए या अपने आप के लिए, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी चीजों के साथ एकदम एक रूटीन में कंसिस्टेंट रख के करते हैं, सबसे पहला बेनिफिट हम किसी और के लिए नहीं कर रहे होते, वो अपने लिए करते हैं। तो जब हम जिम जाते हैं तो सिर्फ बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं आता, हम अच्छा खाते हैं तो सिर्फ बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं आता, माइंड भी हमारा अच्छे से काम करता है, क्योंकि बॉडी के सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारा माइंड बहुत अच्छे से एक्टिव होगा। अगर आपका स्टोमक, गट, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, वो आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा। आप कॉन्स्टिपेशन है आपको, आपका डाइजेशन सही नहीं, वो इम्पैक्ट आपके थिंकिंग पैटर्न में आएगा, आप सही से डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप एनर्जेटिक नहीं रहोगे, लेथार्जिक रहोगे।
तो कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको वो पुश चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपको कहाँ पहुंचना है, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो अगर ये चीज आपकी क्लियर है ना, कुछ लोग बिना गोल के बस लाइफ जी रहे हैं कि बस मेरे को जॉब मिल गई, ये है, खाना मिल रहा है, सैलरी आ रही है, बस आए, वो स्क्रॉलिंग चलती है, खत्म काम, बस यही है। लेकिन जब आपको क्लैरिटी है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, बिल्कुल ये नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए मुझे, मुझे अच्छी बॉडी, अच्छा माइंड, अच्छी लाइफस्टाइल, तो वो इंसान फिर कंसिस्टेंट रहता है, उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स जरूर डालेगा। राइट राइट। अगर फॉर एग्जांपल ये कोई पॉडकास्ट ये देख रहा है और वो फर्स्ट टाइम देखा कि यार हैंड राइटिंग एनालिस्ट करके भी कुछ होता है और उसको अपना करियर बनाना है इस फील्ड में, तो क्या स्कोप है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं, तो क्या लगता है? बिल्कुल हम्म, करना चाहिए। हम्म, ये कोर्स में स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर एक दूसरा इंसान परेशान है, हर एक इंसान चाहता है कि उसको एक गाइडेंस मिले। ये सिर्फ आप किसी और को गाइड करने के लिए नहीं करते हैं। जब आप ये कोर्स करेंगे, सबसे पहला इम्पैक्ट जो आएगा वो आपके ऊपर आएगा। आपको सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपको अपने प्रॉस एंड कॉन्स पता चलेंगे, आपको अपने जो नेगेटिव इमोशंस है उसके बारे में पता चलेगा। आप उन पे काम करने के बाद जब आप किसी और के साथ काम करेंगे और वहां भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो वो सेटिस्फैक्शन, पीक का सेटिस्फैक्शन होता है। क्या प्रोसेस होता है मैम, कैसे अगर स्टार्ट कर सकते हैं वो? कोर्स करने के लिए पहले तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि डायरेक्ट आप कोर्स पे मत जाओ, क्योंकि मैं जिस भी पर्सन को कोर्स के लिए आते हैं, मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले अपना हैंड राइटिंग सैंपल दो, आपके जो भी नेगेटिव ट्रेट्स होंगे वो मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगी, उन पे काम करो, उसके बाद फिर आप कोर्स पे जाओ। कोर्स पे जाने के लिए सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। आप भी कराते हो कोर्स वगैरह? अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ एनालिसिस पे काम करते हैं, हेल्थ चैलेंजेस जो आते हैं लोगों को उनको सही करते हैं, उसके बाद ये कोर्सेस वाला आता है। ओके, क्योंकि मतलब फ्यूचर में आपका कोर्स वगैरह भी लॉन्च करने का लॉन्च प्लान हो है? जाएगा, हाँ। ओके ओके। इमोशनल हीलिंग क्या होता है मैम? इमोशनल हीलिंग जैसे ये किसी भी एज के पर्सन को हो सकता है, ऐसा नहीं बच्चा है तो उसको इमोशनल ट्रॉमा नहीं रहा होगा, बच्चा, बुजुर्ग, कोई भी, हर एक एज में ये पॉसिबल है। इमोशनली आप कैसे ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, उसके सामने अगर उनके पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं, वो बच्चे को आप देखेंगे उसका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो डरा डरा सा रहेगा और कहीं ना कहीं हर एक चीज में ना डिसीजन लेने में वो हेजिटेट होगा, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। वहीं कोई एक जो टीनेजर है, अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट ऐसा आया, आप इतने पीछे हैं, आप ये अच्छे से नहीं करते, वो बच्चा भी कभी लाइफ में एक्सेल नहीं करेगा, चाहे उसके में कितना भी कैलिबर हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो। ये भी एक तरीके का ट्रॉमा है जो बच्चे लेते 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 फिर वो जब एडल्ट बनता है, अपनी लाइफ में आता है, वो बहुत पीछे रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो पावर ही नहीं दी जाती है कि आप डिसीजन ले सकते हो, उसको वो एप्रिसिएशन नहीं मिली। सेम होता है जब ओल्ड एज में आ जाते हैं हम। ओल्ड एज में आने के बाद क्या होता है, वो एक ऐसी एज होती है, ऐसा फेज होता है हमारी लाइफ का जहाँ पे हमको सुनने वाला चाहिए, हम अपने हिसाब से चीजें चाहते हैं, हमें टाइम चाहिए। लेकिन आज की भाग दौड़ के समय में किसी के पास समय नहीं है। पेरेंट्स को कमरा दे दिया, टीवी दे दी, फोन दे दिया, और मेड आपको सब कुछ दे देगी, खाना नाश्ता। ये नहीं चाहिए होता हमारे दादाजी, नाना जी, जो भी ओल्ड हमारे घर में पेरेंट्स हैं, उनको ये नहीं, उनको आप चाहिए होते हैं। तो वो टाइम पे जब उन्हें आपका समय नहीं मिलता, आपका अटेंशन, प्यार, केयर नहीं मिलता, वो भी एक ट्रॉमा में जाने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है हम वर्दी ही नहीं है, हमारी वैल्यू ही नहीं है। तो ये हर एक फेज के इंसानों में पाया जा सकता है। ये हमारे बिहेवियर पे, हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको। एक तो बेसिक चीज जो मैं देखती हूँ आजकल जो बहुत ज्यादा हो रहा है, सामने वाले ने ऊंची आवाज में बात की, दो एब्यूजिव वर्ड बोले, आपका टेम्पर यहाँ से उस सामने वाले का यहाँ है, आपका यहाँ चला गया, आप 8 गालियां दे देंगे उसको, आप उससे ज्यादा पिच पे, आपको लगेगा यही एक तरीका है कंट्रोल, नहीं, मतलब वो काइंडनेस बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ये तरीका नहीं है। सबसे पहली चीज जो देखने वाली है वो अपना बिहेवियर, आप कितने काइंड हैं, आप कितने अच्छे से नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, आप कितने अच्छे से जब आपसे कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, आप अपने आप को कितना काम रख सकते हैं। आप देखेंगे जब कोई चिल्ला रहा है, कंटिन्यूअसली 10 मिनट चिल्ला रहा है, आप शांत रह के जब आपका रिस्पॉन्स आता है, आप जब कामली उसको जवाब देंगे, वो अपने आप उसका टोन नीचे हो जाएगा। राइट। ये होता है, ये लोग नहीं मानते लेकिन ये होता है।
तो ये चीजें ना धीरे धीरे बिल्कुल लुप्त होती जा रही हैं, मिल ही नहीं रही हैं लोगों में, पेशेंस खत्म हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीजों से ही इमोशनल ट्रॉमा आते जा रहे हैं। एक और एग्जांपल दूंगी मैं। हम्म, हम पूरे दिन फोन स्क्रॉल करते हैं और हम अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं फोन नहीं देखना, पढ़ाई हम्म, का टाइम है, फोन नहीं देखना है, फोन नहीं देखना। हम्म, नहीं होता ऐसे, उसके हम्म, लिए आपको वैसे करना पड़ेगा। हाँ आज जी, के बच्चे सीधे जवाब देंगे कि आप खुद तो फोन देख रहे हो, हाँ, तो मैं क्यों नहीं देखूं। तो हम्म, जब आप वैसी चीजें करेंगे, अपने आप सामने से देख के चीजें सीखी जाएगी। तो इमोशनल ट्रॉमा एक एज, या आप सोचेंगे बच्चा अब बड़ा हो गया मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, या छोटा बच्चा है मैं कैसे भी ट्रीट करूंगी, फर्क नहीं। हमारी बॉडी, हमारा माइंड हर एक चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। और जब ये चीज रिपीट होती रहती है, आप किसी की इंसल्ट कर रही हैं, कंपेयर कर रही हैं बार बार, किसी को लव नहीं दे रही हैं बार बार, उनको मतलब किसी दूसरे के भरोसे छोड़ के आप जा रहे हैं, ये चीज हम्म, माइंड बार बार देखते देखते रिपीट होते होते वो प्रोग्राम हो जाता है कि अच्छा ये सिचुएशन है और इसमें अब तो मुझे कंपेयर किया जाएगा किसी के भी द्वारा। वो बच्चे का माइंड वैसा प्रोग्राम हो जाता है, या किसी ओल्ड एज वाले का उनको हो जाएगा कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल उनका बर्थडे है, आप नहीं पहुंचे तो वो एकदम एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे। उनका माइंड समझ गया कि आज भी नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं, मेड है वो दे देगी, मुझे जो करना है हमें कर। हम्म, तो ये प्रोग्राम होते होते फिर ये सीवियर उसमें चला जाता है, तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए बन जाती हैं चीजें। ऐसे होता है इमोशनल ट्रॉमा। अरे हम लोग बचपन में भी सुनते थे ना, जो हाँ। एक हाथी का बच्चा है, उसको एक खूंटे में बांध दिया हम्म। और उसको उसके पावर को पता ही नहीं चला। अब जो हाथी वो बड़ा हो गया तो उसको हम्म। पता ही नहीं चला कि यार इस खूंटे से भी हम तोड़ के निकल सकते निकल हैं। सकते हैं, बिल्कुल तो वही बच्चे बात। में भी वही होता है कि बच्चे को अगर स्टार्टिंग से वो पावर नहीं दिया हम्म। तो बाद में वो निकल ही नहीं पाएगा उस नहीं ट्रॉमा निकल से। पाएगा, उसको बिल्कुल। लगेगा कि यही है, ये इसी में जो करना है करना है। बिल्कुल। तो वो चीजें भी हो जाती है। इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा शुरू से हम्म, मानना रहा है हम्म, बचपन को लेके कि हम्म, आप कितनी भी उम्र के हो जाएं, अपने अंदर का बचपना कभी मरने ना दें, कभी भी नहीं। हम्म, आपको बारिश होती दिख रही है, आप निकल के उसमें भीगने लगो। आपको लग रहा है कि हम्म, रोड में कूदना है, आप कूदो। आपको हम्म, मन कर रहा है भागना चाहिए, भागो। मैं करती हूँ ये सारी चीजें। और हम्म, लोग मुझे कई बार, मैंने सुना भी है, हम्म, पागल है। मुझे हम्म, नहीं फर्क पड़ता। हम्म, अपने अंदर के बचपने को, मतलब अगर आपको कोई पागल बोल रहा है, एक बार बोल रहा है, 10 बार बोल रहा है, अगर आप इससे इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं, आप अपने बच्चे को, अंदर का जो बचपना है, आप छोटे में जैसे थे, हम्म, मतलब आपको, आप इतना स्ट्रेस लेते थे? नहीं नहीं, लेते थे, फर्क नहीं पड़ता आराम था। से रहते थे। हाँ, आपने होमवर्क किया, थोड़ा सा डर होगा थोड़ी देर टीचर का कि अरे चिल्लाएंगे, चलो हम्म, कोई नहीं कल कर लेंगे, लेकिन आप हम्म, चीजों को जीते थे, मजे से रहते थे। तो इनर चाइल्ड में आज क्या हो रहा है, इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब ये है, आज के समय में आप अपने अंदर के बचपने को खोते जा रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं काम के पीछे, सक्सेस के पीछे, पैसे के पीछे। और इतना भाग रहे हैं कि अपने अंदर को, हम अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमें रियलिटी में किस में सुकून मिलता है, किस में पीस मिलता है। और हम्म, जब हमारे इनर चाइल्ड को वैसी अटेंशन, वैसा प्यार नहीं मिलता, हम अपने आप को ये नहीं बताते हैं, बार बार याद नहीं दिलाते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। इनर चाइल्ड का मतलब ही यही है कि आप हमेशा अपने बचपने को जिंदा रखें और उसे वो बार बार याद दिलाएं, उनको बार बार बताएं कि मैं हम्म, आपके साथ हूँ, आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। और हम्म, बाहर से जो भी जजमेंट आ रही है उसको आप बिल्कुल इग्नोर और नेग्लेक्ट करो। और हम्म, ये भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपके बचपने से। अगर बचपने में आपने बहुत ज़्यादा मारपीट देखी है, आपने बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव आप एनवायरनमेंट में रहे हैं, तो धीरे-धीरे वो कंडीशनिंग हो जाती है आपके माइंड की, और जैसे-जैसे आप बड़े होते जाएँगे, आप उसी फ़ियर में रहेंगे। जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, तो वो जो बचपन का आपका ट्रॉमा है, वो रिलीज़ होता है। हम उसको रिलीज़ करते हैं, हम्म। हीलिंग के थ्रू। आजकल देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इशू होते हैं, एंजाइटी होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हुँ। तो उसको कैसे डील करें? रिलेशनशिप में आज के समय में ऐसा हो गया है कि जितनी बड़ी इशू नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ईगो पे चल रहे हैं आज के रिश्तों में। हुँ, अगर सामने से किसी ने एक बात बोली, वो हमें इतनी चुभ जाती है कि हम उसे बर्दाश्त कर कर ही नहीं पाते। हुँ, और चीजें ऐसी हो गई हैं कि मतलब बहुत सारे नाम आ गए हैं, इतने हुँ। फैंसी नाम तो हमने अपने समय में सुने ही नहीं थे। क्या कौन-सा नाम? डोमिनेंट, वो हाँ, डोमिनेट कर रहा है, मैं हुँ, भी तो काम कर रही हूँ, वो हुँ, अर्न कर रहा है तो वो ऐसा समझ रहा है। हुँ, ऐसा कुछ नहीं है, हुँ, सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव की बातें हैं, आपकी सोच और समझ की बातें हैं। रिश्तों को मेरे हिसाब से बहुत आसान है हुँ, लेके चलना।
अगर आप दिल से चाहते हैं ना चीजों को लेके चलना, सबसे आसान है रिश्तों को निभाना अगर आप उसे समय दे रहे हैं। जैसे हम पौधा लगाते हैं, पौधे में सही टाइम पे आप खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, वो एकदम ब्लूम करेगा, उसमें फूल बहुत। सेम रिश्तों में है, सही तरीके से हैंडल करना, अपना समय देना, टाइम देना, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कि मतलब मुझे आप मैं चाह रही हूँ कि आप ऐसे ही बोलो तो आप ऐसे ही बोलो, नहीं ऐसे नहीं होता। सामने वाला अपने तरीके से बोलेगा, आपकी ही बात होगी लेकिन उसका तरीका अलग होगा। लेकिन हर चीज में जब आप आर्ग्यूमेंट पे आ जाएंगे, ईगो पे आ जाएंगे, तो ये चलाना बहुत मुश्किल है। और आज की डेट में रिलेशनशिप इश्यूज सिर्फ और सिर्फ ईगो क्लैशेस की वजह से आ रहे हैं। समझने को मैं किसी एक जेंडर को लेके नहीं बोल रही, दोनों साइड से ये चीजें हो रही हैं। दोनों में से कोई समझने को रेडी नहीं है, कोई किसी को मतलब मैं क्यों नीचे, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों, ये चल रहा है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा ईगो का कि क्लैश। हम्म, तुम जाओ मैं मैं मुझे नहीं झुकना है। हाँ, वो चीजें तो होती है। आपके जो भी स्टूडेंट आते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक क्या लेके आते हैं, मतलब आपके पास ऐसा क्या सिचुएशन लेके आते हैं कि यार ये मैं ना इस ट्रॉमा में फंसी हूँ, तो आपके पास अगर कोई आता है तो मोस्टली क्या ऐसा प्रॉब्लम लेके आता है? अगर अनमैरिड है और स्टूडेंट है, अगर पढ़ाई कर रहा है बच्चा, तो वो मेनली स्ट्रेस लेकर आता है या प्रेशर लेकर आता है किस चीज का कि प्रेशर? मुझे एग्जाम का प्रेशर है, घर वालों की तरफ से प्रेशर है कि मैं इतना परसेंटेज ला पाऊंगा या नहीं। हम्म इवन दो उसकी सारी प्रिपरेशन रहेगी, वो उस क्लास का टॉपर होगा, उसके बाद भी वो प्रेशर से इतना ज्यादा भर चुका होता है कि वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा होता है। सेकेंड टाइप के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मैरिड क्लास के आते हैं। उनका ये होता है रिलेशनशिप्स हमारी अच्छी नहीं है, हमारे हम्म आपस में कंपैटिबिलिटी सही नहीं है। हम्म और जब एनालिसिस होता है वही आता है ईगो इश्यूज, और हम्म वो अंडरस्टैंडिंग की ही प्रॉब्लम होती है, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होती है। हम्म और तीसरा फिर हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। वो फॉर एग्जांपल आपका लेटर ओ हम्म जैसे हम लिखते हैं, कई लोग हम्म क्या करते हैं ओपन रख देते हैं, अपना ऊपर का पूरा ऐसे सर्कल को हम्म फॉर्म नहीं करते राउंड। हम्म तो ये क्लियरली दिखाता है कि आपका डाइजेशन सही नहीं है। तो वो लेटर देख के एनालिसिस करके हेल्थ की कुछ चैलेंजेस पता चल जाते हैं, वो बताएं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस होता है हमारे हेल्थ चैलेंजेस को सही करना। हम्म आपके पास अगर कोई स्टूडेंट आता है 20 to 30 के बीच उसका एज ब्रैकेट, हम्म। और प्रॉब्लम लेके आता है रिलेशनशिप एंजाइटी इशू, तो उसको आप क्या स्टेटमेंट देते हैं, कैसे उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आप? सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, हम्म सैंपल लिया, हम्म एनालिसिस किया, और हम्म ए टू जेड पूरा चीज हम देखते हैं। हम उससे सबसे पहले तो जब हम उससे कनेक्ट करते हैं, हम उसका चाइल्डहुड से लेके अब तक की जर्नी सुनते हैं, क्योंकि हम्म उससे काफी आइडिया हो जाता है कि उसका चाइल्डहुड कैसे एनवायरनमेंट में निकला है, हम्म कैसे रहा है, उसको कैसे ट्रीट किया गया है। हम्म फिर एनालिसिस से काफी कुछ पता चल जाता है कि क्या हम्म क्या उसकी प्रॉब्लम है। तो इस टाइम फ्रेम, इस जो आप एज बता रहे हैं, इस एज वाले जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका मेनली जो इश्यूज होता है वो या तो रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिलती कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। ट्रस्ट इशू बहुत आते हैं क्योंकि पेरेंट्स या जो भी आसपास के लोग हैं वो इतना उन पे प्रेशर बना देते हैं कि उनका जो सेल्फ एस्टीम है ना काफी नीचे आ जाता है। उनका हम्म कैलिबर है, वो कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कई बार जब हम हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक पुश, कोई बोले कि नहीं यार तू कर लेगा या तू कर लेगी। हम्म जैसे ही ये आता है ना, हम नहीं भी कर पा रहे हो, हमारे पास रास्ते, हम 10 चीज सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे पहुंच सकती हूँ। तो वो पुश अगर कोई दे, कोई उन्हें सुने कि नहीं 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 आप टेंशन मत लो, तो ये चीज बहुत लैक हो रही होती है। और हर दिन वो जो प्रेशर क्रिएट होता है, और वर्क प्लेस पे क्या होता रहता है, आपको टारगेट पूरा करना है, वो हम्म टारगेट कंप्लीट करने का प्रेशर। तो वहां पे भी ऑफिस में तो आपको प्रोफेशनली काम करना है, वहां पे आपको कोई भी नहीं बोलेगा, आके पुश नहीं करेगा, वो आपका हाँ है। तो कहाँ से इंसान एक्सपेक्ट करेगा, ऑब्वियसली फैमिली से, फ्रेंड से। तो जब हम्म कहीं से नहीं मिलता, तो यही चीजें होती हैं जो उनको सबसे ज्यादा ब्रेक करती हैं। एक तो ट्रस्ट इशू नहीं होता, उनको कोई मोटिवेट नहीं करता, उनका सेल्फ एस्टीम काफी लो होता है। इसकी वजह से, क्योंकि सेल्फ एस्टीम लो है, वो डिसीजन नहीं ले पाते, उनकी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिलती उनको कि आगे अब क्या डिसीजन लूं, किस कौन सा स्टेप लूं, कैसे आगे जाऊं। इमोशनल हीलिंग पे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है, रिजल्ट मिलता है इस पे? बिल्कुल मिलता है। इमोशनल हीलिंग, जैसे इमोशनल ट्रॉमा आपके अंदर स्टोर्ड है,
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये ग्लास है, इसमें अभी पानी भरा हुआ है, तो इसको हम, जो पानी है इसको हम इमोशनल ट्रॉमा बोल देते हैं। जैसे ये पानी मैं किसी और ग्लास में डाल दूंगी तो वो पूरा खाली हो गया। मतलब क्या हुआ कि वो जो नेगेटिव ट्रॉमा था, आपका इमोशनल ट्रॉमा था, वो बाहर निकल गया। अब मैं इस ग्लास, खाली ग्लास को अगर किसी चीज से भरना चाहूंगी, पॉजिटिव इमोशन से भर सकती हूँ क्योंकि जगह बन गई। जब तक नेगेटिव चीजें, जैसे आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो, कुछ नेगेटिव, कभी आप फेलियर आपने सामना किया हो, आपको बहुत डिमोटिवेट किया गया हो, वो चीजें आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, आप लेकर बैठे हैं। जब भी कोई नया काम आपको शुरू करना है या नई जगह जॉब, आप वहीं से रिलेट कर रहे हो कि यार मैंने उस समय तो स्टार्ट किया था, एक मैंने अच्छा नहीं हुआ वो वेंचर, मैं फिर से फेल हो जाऊंगा। तो आप कभी कर पाएंगे क्या? कभी नहीं कर कभी पाएंगे, नहीं क्योंकि आप फंसे हुए हैं अपने पास्ट में। वहां से निकलना, उसको खाली करना बहुत जरूरी है, तभी आप नई चीज पे फोकस करेंगे, नई तरीके से काम करेंगे। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसको एज अ लर्निंग लेके चलो। ठीक है, आप नहीं हुए सक्सेसफुल, कोई बात नहीं, नए तरीके से नए सिरे से शुरू करो, इस बार आप हो जाओगे सक्सेसफुल। तो इमोशनल हीलिंग बहुत काम करती है। अगेन यहाँ पे वो कंसिस्टेंटली की बात आती है। अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं सारे प्रोसेस, ये लॉन्ग टाइम काम करती है, और वो आपको रिजल्ट ना एक दिन में ही दिखता है। वो आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी स्टोर्ड हैं, आप जब फर्स्ट स्टेप ही लेते हो, आप जब उसको खाली करते हो ना, आप बिल्कुल टीयर्स में रहोगे, पूरे आप टीयर्स में रहोगे, आपको बहुत लाइट फील होगा, ऐसा होगा कि बहुत बड़ा शिफ्ट आया आपके अंदर। और ये पहला स्टेप होता है जहां से आपको वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे कंसिस्टेंट रह के आप काम करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट करता है। आज के टाइम में ना लोग काउंसलिंग लेने के लिए बहुत सोचते हैं यार, काउंसलिंग लोगों से बात करने में बहुत हेजिटेट करते हैं। तो उसके लिए अगर कोई काउंसलिंग लेना चाहता है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? कैसे ले सकता है? मतलब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्योंकि माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट आता है काउंसलिंग लेने की, यार कि पता नहीं आप कैसे क्या अप्रोच करेंगे। बहुत लोग मार्केट में हैं जो नए व्यूअर हैं, देखते हैं ना, तो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट आता है। तो उसको कैसे आप बताना चाहोगे? सबसे पहला डाउट तो यही ट्रस्ट का आता है कि हमारी, बहुत सारे लोगों की थोड़ी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, वो चाहते हैं कि किसी थर्ड पर्सन तक ना जाएं। दूसरा जो आता है वो ये कि मैं शेयर करूंगा और इसका कोई रिजल्ट निकल के आएगा कि नहीं, मैं वापस से इसी जगह तो नहीं फंसा रहूंगा। हुँ, तो मैं दोनों चीज़ों के लिए सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी नेगेटिव स्टेट में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, कहीं पे भी आप स्टक हैं, तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काउंसलिंग लेने के बाद वो आपको आपका बेटर वर्जन ही बना के निकालता है। कब काउंसलिंग कराना चाहिए? एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, हम्म। बट पता ही नहीं चलता है कि काउंसलिंग कब लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है। काउंसलिंग, जब आपको कहीं पे भी कोई रास्ता ना दिखे, आप बिल्कुल, आपको लैक ऑफ क्लैरिटी, आपको पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आपको क्या करना है लाइफ में, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हैं, और आप क्योंकि हमें पता होता है हमारा लाइफ का गोल क्या है, मुझे क्या करना है, आगे मैं क्या क्या स्टेप लूं, कैसे मैं एक कोर्स को आगे बढ़ाऊं, सारी हुँ, चीजें हमें प्लान है। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी भी रीजन से, मतलब कहीं ना कहीं आप एक लूप में, एक पैटर्न में फंसे हुए हैं, या तो वो पास्ट का कोई आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस है, कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रॉमा है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप जरूर डिस्कस करें। और शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब चीजें अपने तक रखते हैं ना, वो जैसे हम बोलते हैं ना, गार्बेज हम जब पॉलिथीन में बांध के रखते हैं, हुँ, उसको हम रखे रहें, हम क्यों उसको डिस्कार्ड करते हैं? आज हमने डाला नया पॉलिथीन, वो भरा, हमने उसे डिस्कार्ड कर दिया। अगर हम उसे महीनों तक रखे रहेंगे तो वो क्या होगा? वो खराब होगा, खराब स्मेल होगा, करेगा। बहुत गंदी स्मेल आएगी हुँ, उसमें से। सेम हमारी नेगेटिव इमोशन, मैंने सिर्फ 1 महीना बोला, वो हुँ, 2 दिन में ही उसमें से इतनी हुँ, गंदी बदबू आएगी कि हुँ, हम रखेंगे ही नहीं उसे अपने घर में। तो ये तो हमारा शरीर है, हम बोलते हैं कि इसे हमें एक मंदिर की तरह पूजना चाहिए। और आत्मा, आत्मा से पवित्र कुछ भी नहीं है। हुँ, तो हम अपने ही शरीर को, अपनी ही आत्मा को, हम ऊपर से बहुत काम करते हैं अपने ऊपर, अच्छी ड्रेस, नेल पेंट ऐसा होना चाहिए, ये ड्रेस के साथ ये मैच करेगा, ये सैंडल, ये ऐसा होना चाहिए इसके साथ, ये लोग फोन कवर तक मैच कर जाते हैं कपड़ों के साथ अपने हुँ, आज के टाइम पे। लेकिन इनर सेल्फ के लिए कोई काम नहीं, कुछ नहीं करते।
तो बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग, क्योंकि हम जब नेगेटिव इमोशंस को लंबे समय तक करते हैं ना, हमारी आत्मा बिल्कुल तकलीफ में आ जाती है, सड़ने लगती है, और ये चीज़ें हम कहते हैं ना हमें पता नहीं चलता, ये चीज़ें आपके स्किन पे दिखने लगेंगी, आपको स्किन पे पिंपल्स, रैशेस, और आपकी स्किन बहुत ड्राई होने लगेगी, और ये एक सिग्नल होता है कि आपकी आत्मा, आपकी रूह अंदर से आपसे ही खुश नहीं है, क्योंकि आपने वो गंदगी को अब तक जमा करके रखा है और अंदर बदबू आ रही है, आपको पता है, लोगों को नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको पता है कि वो स्टिंग कर रही है, अब इसे डिस्कार्ड करना है, निकालना है सारी नेगेटिविटी को, लेकिन आप काम नहीं कर रहे। तो इसे जमा करके मत रखिए। जैसे ही आपको लगे क्लैरिटी नहीं है, फंसे हुए हैं, अब क्या करना है जिंदगी में, आप काउंसलिंग लीजिए। पर्सनल डेवलपमेंट कैसे किया जाए? अगर फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में इंसान फंसा हुआ है, वहां से निकले, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करें? पर्सनल डेवलपमेंट जैसे अभी मैंने बात की कि सिर्फ आपका आउटर नहीं है कि आपने अच्छे से ड्रेसअप कर लिया, आपने मेकअप अप्लाई कर लिया, आप निकल गए, नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अब आप मीटिंग में जा रहे हैं, आप कुर्ता पैजामा पहन के तो आप एकदम वहां पे मजाक बन जाएगा आपका, नहीं, आपको एक ड्रेसिंग सेंस रखनी है, सिंपल सोबर रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका इनर सेल्फ। आप कैसे किसी के साथ बात करते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट है, आपका पोस्चर कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंटली चीजों को हैंडल कर रहे हैं, कैसे डेलीगेट कर रहे हैं, ये ओवरऑल सारी चीजें काम करती हैं। तो पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक बॉसी नेचर है, आप किसी कंपनी के सीईओ गए, आप चिल्लाए और वापस आ रहे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके किसी क्वेश्चन में कहा था काइंडनेस। हाँ। आपका व्यवहार मेरे लिए, किसी भी इंसान का व्यवहार से बढ़ के मैं किसी चीज को नहीं देखती। आपका व्यवहार कैसा है, आप किस तरीके के शब्दों का चयन करते हैं बात करते समय, सामने वाला आपको कितना भी नीचे गिरा रहा है, आप किस लेवल पे जाते हैं, आप अपने आप को कहाँ तक रखते हैं। अगर आपको इस चीज का सेंस है, उस लाइन को आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं, फिर आपसे ऊपर कोई भी नहीं है मेरे मानने पे। फिर मैं वो ब्रांड, कपड़े, वो काउंट ही नहीं करता। वो सब बाहरी चीजें हैं, इसी को हम माया बोलते हैं, जो गीता में भी कहा गया है। तो ये सब ऊपरी चीजें हैं, दिखावा है, अंदर काम करना बहुत जरूरी है। तो पर्सनैलिटी का मतलब अंदर से चीजें आनी चाहिए, और जिस जैसे आप बात करते हैं वो बहुत सारी चीजें बता जाता है आपके बारे में, कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं। आप कैसे, अगर कोई वेटर आया, उससे गलती से पानी गिर गया, आप एकदम चीख पड़े उसके ऊपर, तो ये दिखाता है आपके अंदर कितना गुस्सा है, आप अपने से नीचे लेवल के लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। आप ये दिखा रहे हैं उसको मिसट्रीट करके कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना ही है, और ये भले गलती से हुआ है बट स्टिल आप उस पर गुस्सा कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे हिंदी में बात कर रहा है, वहां एकदम फराटेदार इंग्लिश झाड़े जा रहे हैं, ये कोई सेंस नहीं इन सब का। भारत में रह रहे हैं, इंग्लिश आनी चाहिए, आज के समय में बहुत जरूरी है। ये लैंग्वेज आपको बहुत थरोली आना चाहिए, आप बोलिए, लेकिन अपनी जो बोलते हैं मिट्टी से जुड़ के रहना, वो, और अपनी अंदर की चीजों को इतना उस पर काम करिए कि जब आप लोगों से मिलकर जाएं तो लोग बोले कि हाँ। ये तो हो गई एक स्टेटमेंट आपकी। मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसको कंफ्यूज है, उसको नहीं पता है कि अपने लाइफ में योगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेंटल हेल्थ क्या होता है, उसको कुछ भी नहीं पता है, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? योगा के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में। योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि योगा से ना आपको एक फोकस मिलता है, आपको, आप इतने फोकस्ड रहेंगे, एक एम मिलता है। और जो हमारी ब्रेथ है, जब आप इस पे काम करते हैं ना, जो हम प्राणायाम करते हैं, बहुत टाइप के प्राणायाम है, जब हम वो करते हैं, हमारे अंदर इतनी स्टिलनेस आती है ना, जो ठहराव बोलते हैं हम हिंदी में, वो जब आता है, आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी अपने लाइफ में। आपके बाहर कितना भी तूफान मच रहा हो, आपकी लाइफ में कितना भी तूफान मच रहा हो, आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा भी, तो आपको पता है कैसे हैंडल करना है। तो सबसे बड़ी जो मैं बोलूंगी ट्रेजर आज के समय में, जो खजाना हमारे पास है, वो हमारी ब्रेथ है। लेकिन लोग इसको बिल्कुल ऐसे ही, लोग बस पैसे कमा रहे हैं, उसको तिजोरी में भर रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी हमारी ट्रेजर आज के समय में है, वो हमारी ब्रेथ है। आप कभी इसको ट्राई करना, आप कितने भी टेंशन में हो,
बहुत टेंशन है, आपका आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ रहा है, आपके हार्ट बीट आपको सुनाई दे रहा है, बहुत टेंशन में आप बैठे हो, बस आंख बंद करके आप इनहेल करना 5 काउंट करके, होल्ड करना उसको 5 काउंट पे, और 5 काउंटिंग पे उसको एक्सहेल करना। आपको इंस्टेंटली इतना रिलीफ मिलेगा, बहुत रिलीफ। तो ये एक बार करने की बात कर रही हूँ मैं। जब आप इसी को कंसिस्टेंटली रोज 5 मिनट से आप स्टार्ट करेंगे, 5 से 10, 10 से 15, तो आप खुद सोचिए आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट आएगा। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते, मैं होल्ड करने क्यों बोल रही हूँ, जब हमने इनहेल किया, हमने क्या इनहेल किया, ऑक्सीजन इनहेल किया, और जब होल्ड कर रहे हैं वो ऑक्सीजन को हमने टाइम दिया हमारे ब्रेन पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक जाने में। तो जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से मिला तो वो फंक्शन अच्छे से करेगी, दिमाग शांत हुआ ऑक्सीजन मिलते, और फिर हमने आराम से उसको एक्सहेल किया, जितना कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर आ गया। तो ये चीज बहुत, और आजकल हम क्या करते हैं, हमारी जो ब्रीदिंग है बहुत ज्यादा वो है, शॉलो है, इतना ही करते हैं हम। ये सही तरीका नहीं है। आप योग में जब घुसेंगे, सांस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो जब आप इस पे फोकस करोगे धीरे धीरे, तो जब आप नॉर्मल भी सांस लेंगे तो वो डीप जब होने लगेगा, तो ये बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, आपके बॉडी को, माइंड को, क्लैरिटी इसी से आ जाती है बहुत सारी चीजों में। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन या बहुत हाई लेवल के डिप्रेशन में नहीं है, तो बहुत काउंसलिंग और इसकी नीड नहीं है। आप ये मेडिटेशन प्राणायाम ही फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली तो आप ठीक हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें अपनी लाइफस्टाइल में लाने का। तो आजकल के बिजी लाइफ स्टाइल में कैसे इसको टाइम निकाल के योगा वगैरह पे टाइम दे, क्योंकि नहीं निकल पाता है आजकल। आप देखते हो किसी का जॉब है, सुबह उठा, वो तो 9 बजे उठता ही है 10 बजे से उसका ऑफिस है, 9 बजे उठा हाँ। और ऑफिस चला गया, फिर वो 7 बजे आया, उस स्ट्रेस में फिर सो जाता है कि अब खाना खाया, सो गया नेक्स्ट डे के लिए। यहाँ मैं अपनी पर्सनल कुछ चीजें शेयर करूंगी। ये बिल्कुल गलत बात है कि समय नहीं निकल पाता। जब मैंने ये कोर्स किया था हैंड राइटिंग एनालिस्ट का, तो हमें हमारी जो सर थे वो हमें कुछ वर्क्स देते थे, उनकी तरफ से भी जो उनके स्टूडेंट थे नए आते थे उनके सैंपल्स दिए जाते थे एनालाइज करने के लिए। फिर मेरा अपना फैमिली, मेरी जॉइंट फैमिली है जिसमें 13 मेंबर्स हैं, एक पेट है, ठीक है, और सारा काम हम खुद करते हैं, खाना हम बनाएंगे सबके लिए। ओके। तो उसमें मेरा योगा कहीं ना कहीं मिस हो रहा था। ये 1 हफ्ते ऐसा चला, मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग मतलब नहीं, क्योंकि मैं यूज टू हो गई थी। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, कोई ऐसी चीज मुझे नजर में नहीं आई जिसको मैं पीछे रख सकती हूँ। बेटी पे ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, फैमिली पे ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, उनको मैं पीछे, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे ये करना ही है। तो मैं जहाँ 5 o'clock उठती थी, मैंने वो टाइम को और पीछे किया, मैं 4:30 उठने लगी। और ये मैंने नहीं देखा कि मैं कितने बजे सो रही हूँ। आप ना दिमाग को जैसा ट्रेन करते हो वो वैसा होता है। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये जितनी बार बोलोगे दिमाग समझ गया कि अब आपके कि पास टाइम टाइम नहीं। नहीं है। मैं थका हुआ हूँ, नहीं मैं तो अभी 1 बजे सो रहा हूँ, मैं कैसे उठूंगा। नहीं होती ये चीजें, आप जैसे प्रोग्राम करते हैं वैसे। मैं उस दिन मैंने डिसाइड किया, आज तक का रिकॉर्ड है, मैं 4:30 उठती हूँ। मैं अपना योगा करती हूँ, नॉर्मल जो मेरी रूटीन है, गर्म पानी पिया, जो किया, फिर नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ। ये रिकॉर्ड है कि आज तक मेरा ये स्किप नहीं हुआ। जिस दिन स्किप होता है बाय एनी चांस, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो छूट रहा है। तो जब आप आदत बना लेते हैं ना चीजों की, और आपके अंदर वो डेडिकेशन है, आप रास्ते ढूंढते हैं ये मैं कैसे करूं। आपका जो पैशन होगा, आपका अंदर से आपकी इच्छा है ना, आप वो बनाएंगे। ये बोलना कि टाइम नहीं है, आप स्क्रॉलिंग अगर पूछेंगे किसी से, वो कितना भी बिजी बंदा हो, उसका ऑफिस, उसके लिए उसके पास टाइम है। रात के 1-2 बजे स्क्रॉल हाँ, कर रहा है, वो उसके लिए टाइम टाइम, बना लेगा उसके और लिए। उसी समय बोलेगा भाई मेरे पास टाइम नहीं टाइम है। नहीं है, वो स्क्रॉल करते करते बोलेगा। तो ये चीजें सिर्फ एक्सक्यूज हैं ये लोगों के, ये सिर्फ बोलने की बात है। अगर कोई बिगिनर है, उसको कुछ भी नहीं पता है फिटनेस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेंटल हेल्थ के बारे में, और वो चाहता है कि यार मैं इस चीज में करूं, फिटनेस पे ध्यान दो, योगा करूं, तो कैसे स्टार्ट कर सकता है? सबसे पहले सिंपल उठ के आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब नहीं कि आप एकदम से दूसरी किसी दुनिया में चले जाइए, बस बैठिए, आंख बंद करिए और सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है आपको, अपनी सांस पे।
कैसे इनहेल हो रहा है, कैसे एक्सहेल हो रहा है, और पूरा इनहेलेशन आपको अपनी नेवल तक फील करना है कि आपके नाभि तक वो आपकी ब्रेथ आई है। फिर वहीं से शुरू करना है कि वो एक्सहेल हो रहा है बाहर। ये 5 मिनट इससे शुरू करना है। और दूसरा जो बहुत बेसिक होता है, जो जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, वो सिंपल रिस्ट मूवमेंट, फिर हेड मूवमेंट, आपके नेक रोटेशन, फिर फीट के रोटेशन, ये सारी चीजें यहाँ से आप शुरू करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद बेसिक्स आपके ताड़ासन, ये सब आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पे, लेकिन शुरुआत यहीं से करें। शुरुआत में ही आप सूर्य नमस्कार, क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, हाँ। मसल्स में पेन आपको होना शुरू होगा, तो बॉडी को यूज टू करने के लिए शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से और बेसिक मेडिटेशन। आंख बंद करके भी सिर्फ अपने साथ बैठिए आप। ओके, आपको कैसे आइडिया आया कि सोशल मीडिया पे भी कंटेंट बनाना चाहिए, डिजिटल प्रेजेंस बनाना चाहिए? मेरा सर्कल बहुत बड़ा है फ्रेंड्स का। मैं स्कूल में पढ़ी, वो सारे लोग आज भी कनेक्टेड हैं। कॉलेज गई, सारे लोग आज भी कनेक्टेड हैं। और मैं एक ऐसी लड़की थी जहाँ किसी को भी कोई परेशानी आए, क्योंकि आज का टाइम जो है, एज हमारी, सब मैरिड हो चुके हैं। पर्सनल कोई प्रॉब्लम आए, मुझे कॉल। घर में कोई प्रॉब्लम है, अपनी कोई दिक्कत है, मुझे कॉल। तो मैं सुनती थी बहुत ज्यादा। तो सुनते सुनते मुझे लगा कि मैं कहीं ना लोगों को बहुत अच्छे से वो स्पेस देती हूँ, टाइम देती हूँ, अच्छे से सुन पाती हूँ। और फिर जब मैं समझाती थी, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है वो भगवान की वैसी देन होगी, तो मैं जो भी समझाऊँ वो समझ जाए। उन्हें वो बहुत पॉजिटिव, यार बहुत अच्छा, ये सही कह रही है, सारी चीजें वैसी। तो मुझे लगा जब मैं ऐसे आसपास के लोगों को दे रही हूँ, तो अगर मैं सोशल मीडिया पे आती हूँ, तो ये तो मेरे सर्कल के लोग हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं। अगर मैं सोशल मीडिया पे आती हूँ, तो फिर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानती भी नहीं। हो सकता है उस समय में उन्हें वो नीड हो उस पर्टिकुलर वीडियो की, जिससे हो सकता है 1% या थोड़ा सा भी उनमें थोड़ा मोटिवेट हो जाए, थोड़ा पुश मिल जाए, अच्छा फील कर जाए। तो मैंने बोला कि इसे करना चाहिए, आना चाहिए सोशल मीडिया। मेंटल हेल्थ में क्या मिथ होता है लोगों का जनरली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहली चीज तो, हर मुस्कुराता चेहरा टेंशन फ्री नहीं होता, और उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशियां हैं, ऐसा नहीं होता। ये लोग ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। सबके पास टेंशन है। और ये मिथ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर से ये जानते हुए कि मैं ठीक नहीं हूँ, ये लोग आज कर लेके चल रहे हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आपको मैंने जैसे बताया अभी, कि जहां पे लगे कि आप स्टक हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, वहां पे आप जरूर बात करें। आप एकदम से काउंसलिंग में नहीं जाना चाहते, मत जाइए। आप ऐसे कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन, आपकी मदर हो सकती है, फादर हो सकती है, भाई हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, आप बात करिए उनसे किसी भी चीज, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि ओपन अप होना बहुत जरूरी है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, अपने तक रखेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। क्या पता जिससे भी आप शेयर कर रहे हैं आपको सॉल्यूशन ना दे पाए, लेकिन आपका मन हल्का होगा, कुछ भी ऐसी चीजें बता पाए जिससे आपको एक मार्गदर्शन मिले कि हाँ, मैं इस तरीके से आगे जा सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है ये हंस रहा है, और आजकल दुनिया सिर्फ सोशल मीडिया के हिसाब से चल रही है। इसकी वीडियो देखो, इसने ये स्टोरी डाली, मस्त लाइफ है इसकी, इसने आईफोन लिया है, मस्त लाइफ है, इसके पास ये कार है, मस्त लाइफ है। बस जजमेंट आ गया तुरंत। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, हर हंसता चेहरा का ये आप मत निकालो कंक्लूजन कि उसकी लाइफ एकदम मस्त है। ये सबसे बड़ा मिथ मेरे को आज के समय में लगता है। नहीं, ये बिल्कुल है। आजकल सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए लोग ईएमआई पे गाड़ी ले लेते हैं, हाँ, फोन ले लेंगे, और वो उस दिन तो मजा आ रहा है बाकी जिस दिन ईएमआई भरना है उसके बाद उनको लगता है हाँ, फिर यार जान निकल रही है। कि ऑफ क्यों लिया स्क्रीन है। बेचारे परेशान हैं। हाँ, वो ये आपने बिल्कुल सही बोला कि हर हंसता चेहरा वो नहीं होता है कि हाँ बढ़िया ही कर रहा है। मैंने कहा ना, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई आके मेरे सामने मुझसे बात करके बोले कि मैम आप कैसे ये सब बोल रही हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं नहीं मान सकती। कोई भी नहीं है आज के समय में। अलग अलग होंगी सबकी परेशानियां। अपनी फैमिली है तो हाउसवाइफ की अलग टेंशन, हस्बैंड की अलग टेंशन, मदर इन लॉ की अलग, सबकी है, लेकिन परेशानियां सबके पास है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो अच्छे से टैकल कर लेते हैं, उनको टैकल करना आता है। कुछ लोग होते हैं नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आता, उसी में फंसे रह जाते हैं। कुछ लोग उससे भी डाउन होते हैं, वो रोना, तो सुसाइड, तो हार्ट कट, मतलब वो उन बहुत नेगेटिव चीजों में चले जाते हैं। तो हर तरह के लोग हैं। निगेटिव एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
नेगेटिव एनर्जी, ऐसा कुछ बाहर का कोई एनर्जी के बारे में मैं नहीं बोलूंगी। मेरी जो थिंकिंग है नेगेटिव एनर्जी, जब आप अपने बहुत लो पे रहेंगे ना, तब आपको हर चीज नेगेटिव ही लगेगी। जब आप खुद के अंदर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं लाइफ में, उस टाइम पे आपको कोई भी पॉजिटिव चीज भी दिखेगी ना, आप उसमें नेगेटिविटी खोज लेंगे। उस टाइम पे आप बोलेंगे नहीं, आपको कोई गाइड कर रहा है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, आप बोलेंगे नहीं ये तो गलत बता रहे हो तुम। तो जब आपकी खुद की एनर्जी लो रहेगी ना, आपको हर चीज आसपास कितनी भी अच्छी एनर्जी हो, आपको पॉजिटिव फील होगा ही नहीं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है। नहीं, वो नेगेटिव एनर्जी नहीं, आपका ऑरा डाउन है, आपका ऑरा अपलिफ्टेड नहीं है, उसके अंदर वो एनर्जी आप नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आपको सारी चीजें और बाहर की सारी चीजें नेगेटिव लग रही हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करके रखते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब हम बिल्कुल सोच के चलते हैं कि आपको एक डायरेक्शन में लाइफ को जाना है, जहां आपको अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को कनेक्टेड रखनी है, तो आप उसके पीछे एफर्ट्स डालते हो। पर्सनल लाइफ में आप पूरा ध्यान देंगे कि फैमिली मेंबर्स को आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, आप वैसे शेड्यूल बनाएंगे अपना। प्रोफेशनली आपको काम करना है तो वहां तो आप वैसे ही काम करेंगे। तो अपनी चीज़ों को उस तरीके से बैलेंस, जैसे मैं अगर ऑफिस जाती हूँ तो मेरा माइंड बिल्कुल सेट है कि मेरे को इतने बजे उठना है, घर का जो भी है ब्रेकफास्ट लंच सब कंप्लीट करके बेटी को स्कूल भेज के, कोई ऐसा काम मैं छोड़कर नहीं जाती पीछे कि घर में किसी को फिर मतलब प्रॉब्लम हो या उन्हें करना पड़े। फिर मैं ऑफिस जाती हूँ, वहां से रिटर्न आके, और स्पिरिचुअल के लिए तो ऐसा है कि आ, एक अलग हम्म। एनर्जी फील होती है मुझे। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि रोम रोम में आपके भगवान बसे हुए हैं, और हम्म। ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे फील होता है। हम्म। मैं कहीं भी जाऊँ, मैं आँख बंद करूँ, कुछ भी, मुझे भोलेनाथ दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं मुझे नहीं मालूम। हम्म। वो हमेशा उनके ब्लेसिंग्स में हाथ रहते हैं मेरे सर के ऊपर। मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ हम्म। और मेरे मतलब मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं ये बताते हुए, और ये लिटरली होता है, हमेशा होता है। जब भी मैं, इस बार भी जब मैं काशी पहुँची थी शिवरात्रि के दिन हम रुद्राभिषेक करा रहे थे। हम्म। मतलब उनका इतना प्रचंड रूप था, मुझे पंडित जी ने एक बेलपत्र दिया कि आप शिवलिंग पे चढ़ाओ, उसमें हल्का सा कट था। उन्होंने मेरे पतिदेव ने देखा, उन्होंने बोला इसे रख दो, दूसरा अच्छा वाला लो। वो बेलपत्र मुझे एकदम जैसे नए पत्ते वाले नहीं हम्म। होते, हम्म। वैसे दिखने लगा, और हम्म। मेरे पति और मेरी बेटी को वो कट दिख रहा है, हम्म। और मैंने चढ़ा दिया। मुझे हम्म। दिख रहा है कि बिल्कुल साफ है। हम्म। तो इन्होंने बोला क्यों चढ़ाया? हम्म। मैंने कहा नहीं, उन्होंने ठीक कर दिया। हम्म। तो वो एकदम क्वेश्चन मार्क था उनके चेहरे पे, और वो सामने दिख रहे थे मुझे, पूरा हम्म। उनका परिवार, पार्वती जी थी। तो ये फीलिंग है। हम्म। और मेरे लिए स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब कभी भी ये नहीं हुआ कि आप मंदिर जाके कोई एक रिचुअल फॉलो करो कि आरती, धूप बत्ती, दिया जलाना, नहीं। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आप नियत साफ रख के कर रहे हो किसी के लिए भी, तो आपका अच्छा ही होना है। ये भी एक तरीके का पूजा ही है मेरे लिए। मैं किसी के लिए भी कुछ करूं, किसी से कनेक्ट हो रही हूँ, जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ जो भी बोल रही हूँ मैं दिल से बोल रही हूँ। हम्म। किसी पर्सन से कनेक्ट होती हूँ, फ्रेंड बनते हैं या कुछ, उनसे जो बात है वो उन तक, उनकी हम्म। बात किसी तीसरे से, मतलब आप किसी के सामने आप ऐसे दिखाओ कि मैं अच्छा, फिर हम्म। वहां 4 बातें की, फिर उसमें 8 बना के यहाँ। तो हम्म। ये सब चीजें ना कहीं नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। फिर आप जो मंदिर में जाके वो दिया बत्ती ये सब करते हैं, वो उसका हम्म। कोई मतलब नहीं होता मेरे लिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है ये सब चीजें साथ लेके चलने का और बैलेंस करने का। एक तो आप अपना माइंडसेट अच्छा रखें, दूसरा नियत बिल्कुल साफ रखें। हम्म। कुछ भी कर रहे हो किसी के भी प्रति, कोई ईर्ष्या जलन कुछ नहीं, साफ मन से नियत साफ रख के करो, सब कुछ अच्छा ही होना। हम्म। ओके, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ बोलना चाहेंगे व्यूअर को अगर जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं। व्यूअर्स के लिए भी यही सेम मैसेज होगा कि हम्म। कभी भी किसी के लिए भी कुछ नेगेटिव नहीं सोचे, हमेशा अपनी जर्नी पे फोकस करें। हम हमेशा क्या आ जाते हैं, वो यहाँ पहुंचा, वो यहाँ पहुंचा, ऐसा हुआ, इसकी जर्नी। हम खुद भी, दूसरे तो करते ही हैं हमें कंपेयर, हम हम्म। खुद भी आ जाते हैं, यार उसके साथ तो अच्छा हो रहा है, उसने यहाँ तक तरक्की कर ली, मैं आज तक यहाँ हूँ। तो ऐसे हम्म। बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती है। तो अपनी जर्नी हमारी सबकी इंडिविजुअली अलग अलग है, क्योंकि हम एज अ पर्सन भी अलग अलग है। कोई बहुत जल्दी पहुंच गया क्योंकि उसने वैसी मेहनत करी, उसका वैसा समय था, उसने शुरू से मेहनत करी होगी। हमने थोड़ा लेट मेहनत शुरू की,
हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे। तो इसीलिए किसी के साथ कोई कंपैरिजन मत करो, अपने काम पे, अपने कर्मा पे फोकस करो और रोज एफर्ट्स लगाओ। ये नहीं कि आज आपने 10 घंटे काम कर लिया, कल मैं एकदम चिल मारूंगा, नहीं, रोज काम करते रहो, रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। और पूरा का पूरा ध्यान आसपास के लोगों पे नहीं कि कौन क्या कर रहा है, सिर्फ हाँ। और सिर्फ अपने ऊपर, अपने अंदरूनी, इंटरनली आप कैसे हो, आपकी भावनाएं कैसी है, आपका मन कैसा है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहो और कमेंट में मुझे ये बताओ और किस टॉपिक पे हम पॉडकास्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।